हाँ बेटा, अपना कहाँ तक हुआ था? है भाई, एंथैल्पी हो गई थी, है ना? थर्मोडायनेमिक्स आ रहा भाई? नहीं, टेस्ट में तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, पेपर भी बना दिया। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है। हाँ, कब है टेस्ट? हाँ कोई बात नहीं, जो भी है जब भी होगा। 25 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के, और बाकी जो तुम्हारा और चल रहा है साथ में वो आएगा। ठीक है बेटा, तो थर्मो पढ़ो आराम से मजे से। पहले स्टेटोमीटर भी दे रहा था, हाँ लिख दिया था मैंने उसमें, लेकिन फिर बाद में मैंने काट दिया अब, क्योंकि जब वो हटा ही दिया गया तो फिर बच्चों को फालतू का एक्स्ट्रा लोड क्यों दूं, इसलिए वो एक्स्ट्रा लोड तुम इसमें करो, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करो, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो मैंने करवाया नोटबुक में उससे रिलेट है सारे क्वेश्चन, ये मैं बता देता हूं। रिलेट बोल रहा हूं, एज इट इज डेटा कंपल्सरी नहीं है कि पूरा डेटा वही आ जाए। रिलेट तुम अगर नोट्स ढंग से कर लोगे, एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग अच्छे से मार लोगे, आराम से होगा बेटा। चलिए अपन आगे चलते हैं बेटा। अपना जो लेक्चर है उसमें अपन चलते हैं। अपना टॉपिक है वर्क कैलकुलेशन इन डिफरेंट प्रोसेस। एक तो विभिन्न, हेलो बालको ध्यान दो बेटा, विभिन्न प्रक्रमों में कार्य की गणना करेंगे अपन। डिफरेंट जो प्रोसेस थे ना, कौन से याद आया होगा? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। हाँ, हमारे जो सिलेबस में मेन, मैं उन्हीं की बात करूंगा। मेन एक तो आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है मेन। आइसोथर्मल वाला अपने नीट में ज्यादा काम आता है, एडियाबेटिक भी आता है, लेकिन आइसोथर्मल मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले अपन उसकी बात करेंगे, और आइसोथर्मल करने के बाद एडियाबेटिक करवाने से पहले मैं हीट कैपेसिटी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक में हीट कैपेसिटी का थोड़ा सा रोल है, इसलिए वहां हमें पहले हीट कैपेसिटी करना पड़ेगा। तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं, किसकी बात करें हमें? जो भी डिफरेंट प्रोसेस है उनमें वर्क की बात कर रहे हैं। एंथैल्पी हो गई थी ना, एंथैल्पी की मैंने सभी कंडीशंस करवा दी थी। मैंने कहा था बेटा एंथैल्पी में जो वर्क हमने, हमारे पास में एंथैल्पी का इक्वेशन आया था वो था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी, डेल्टा पी वी था, और यूनिवर्सल किया था मैंने तब उसको पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। और फिर मैंने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर, तब मैंने लिखा था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारी इक्वेशन थी। फिर मैंने उसकी 3 अलग अलग प्रोसेस बनाई थी जो कांस्टेंट प्रेशर पे थी। 3 कंडीशन अपन ने यूज की थी उसके लिए। कौन कौन सी कंडीशन थी, याद आया होगा आपको? हाँ, फिर अपने पास में आप सभी जानते हो तीनों। उसके बाद में उन तीनों में से मैंने फिर आपको कहा था कि जो हमारे पास आई थी उसको रिएक्शन में यूज करके हमने क्या निकाला था, याद आया होगा? डेल्टा एन जी आर टी वाली इक्वेशन। और उस इक्वेशन के आधार पे फिर हमने 3 डिवाइड किया था लास्ट में, जो डेल्टा एन जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले तो 3 थी, वो कांस्टेंट प्रेशर पे थी, नो केमिकल रिएक्शन नो फेज चेंज, याद आया होगा? पहली थी। दूसरी और तीसरी में फेज चेंज किया था, केमिकल रिएक्शन, याद आया होगा? हाँ, तो ऐसे अलग अलग थी हमारे पास 3। फिर मैंने लास्ट में जो अपने पास में इक्वेशन आई थी केमिकल रिएक्शन वाली, उससे मैंने 3 बनाए थे, और वो इंपॉर्टेंट थी तीनों, डेल्टा एन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो ये हमारी यहाँ तक बातें हो चुकी थी, यहीं तक हुई थी क्या? हाँ, तो ये एंथैल्पी हो गई, और क्या क्वेश्चन करेंगे फिर अपन, क्वेश्चन ही आएंगे इसमें।
तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा नेक्स्ट इसके बाद में अब आ रहा है डिफरेंट प्रोसेस है, उनके अंदर वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, हम वर्क निकालेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा? आइसोथर्मल। तो पहला मैं स्टार्ट कर देता हूं इसमें आइसोथर्मल के लिए, मतलब पहला अपना फर्स्ट है वो आइसोथर्मल। मतलब ये पूरा इसी को मैं दोबारा यूज करूं तो मैं यहां लिख दूंगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए? तो तुम ध्यान रखना, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये प्रोसेस इसकी बात करें। समतापीय, मतलब जो समतापीय अपन प्रक्रम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। समतापीय प्रक्रम के अंदर ये आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी? वर्क की। समझ गए मेरी बात को? तुम्हारे माइंड में आइसोथर्मल नाम आते ही तुम्हें तुरंत समझ लेना चाहिए कि डेल्टा टी 0 होगा। डेल्टा टी क्या होगा? 0। और डेल्टा टी 0 समझ गए ना, क्योंकि टी कांस्टेंट है तभी तो हुआ है। अब यहां हमारे पास आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसमें दोनों टाइप के वर्क पढ़ेंगे हम। दोनों कौन से? एक तो रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल, दोनों टाइप के। मतलब मैं दोनों अलग अलग यहीं लिख देता हूं। एक तो अपने पास में कौन सा है? इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और एक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय। इसको तो बोलेंगे अनुत्कर्मणीय, उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय। समझ गए? हिंदी में लिखूं क्या? अनुत्कर्मणीय, और ये होता है उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय ये कह रहा हूं। तो अपन दो अलग अलग ले रहे हैं। तो पहला एक बार अपन बात करें किसकी? इररिवर्सिबल की। आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहा हूं, उसमें इरिवर्सिबल देख रहा हूं मैं। अब तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा इरिवर्सिबल। आराम से समझना, मैंने आपको बताया था, याद करो। पी एक्सटर्नल क्या था? कांस्टेंट था, याद आया होगा। और उसके लिए तो हमने वर्क की गणना पहले ही कर ली। कितनी आई थी वो? याद होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लिखा था अपन ने। और इसको हमने, क्योंकि डब्लू, मैं यहां पर इररिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, अब ये ध्यान रखना, IRR इररिवर्सिबल इज इक्वल टू, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसके आधार पे हमें अच्छी तरह पता है दो कंडीशन फॉलो की थी हमने, कंप्रेशन और, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, वो हम जानते हैं। अगर मैं यहां एक्सपांसन लूंगा तो वर्क क्या आएगा? सबको पता है भाई, एक्सपांसन का मतलब है गैस खुद काम कर रही है, पिस्टन ऊपर की ओर उठ रहा है एक्सपांसन में, तो वहां जो W होगा, क्योंकि ऊपर की ओर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? पॉजिटिव होगा, ज्यादा आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव आएगा यहाँ। तो ये दो अपने पास में अलग अलग पॉइंट आए थे। मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है ना? किसको? हाँ, ये अपन आगे अगला टॉपिक ले लेंगे, क्योंकि फिर मेरे को ये आप कंफ्यूज होगे। तो मैं बोल रहा था कि यहां पर अपने पास में जो W इररिवर्सिबल है उसको फिर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कर रहे थे अपन एक्सपांसन, एक कर रहे हैं अपन कंप्रेशन। एक्सपांसन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी जस्ट ही तुम लोगों को बताया कि क्या होगा, गैस पिस्टन पर काम करेगी, तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा,
ये बता रखा है, तुम्हारे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बेटा। एक्सपांशन का मतलब हुआ सिलेंडर में जो गैस भरी है वो खुद काम कर रही है, तो वो ऊपर की ओर उठ रहा है कौन, पिस्टन, तो गैस ही तो काम कर रही है, मतलब गैस धक्का मारी है पिस्टन पे यूं, समझ गए, ऊपर की ओर। तो वहां जो वॉल्यूम था वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वी फाइनल ज्यादा होता है वी इनिशियल से, और यहां पर डब्ल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आता है, मतलब यही अपना वर्क आएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां तुम्हें पूछे क्यू कितनी होगी, अगर क्यू पूछे तुमसे, आइसोथर्मल में एक्सपांशन अगर वर्क हो रहा है तो क्यू किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगी, लेकिन कैसी होगी बताइए जरा। आइसोथर्मल अभी तो मैंने बात की है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और बेटा मैं ये बता रहा हूं, इधर ध्यान दो, मैं इधर लिख देता हूं इसको, है ना, समझाने के लिए। मैंने ये कहा था कि डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू फ्लोट लिखते होंगे, और आइसोथर्मल आ रहा है तो यहां डेल्टा टी अगर मैं जीरो कर रहा हूं, आइसोथर्मल डेल्टा टी जीरो ही करूंगा यार, क्या करूंगा बताओ मेरे को, नाम में हमारे स्टार्ट टॉपिक ही वही आइसोथर्मल, तो मैं इसको तो जीरो ही करूंगा, और इसको अगर मैं जीरो करूंगा तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू आएगा, या Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा, यही तो आएगा। इसलिए यहां पहले से माइनस है और माइनस और लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, ये कहना चाह रहा हूं। तो यहां जो हीट होगी वो ध्यान रखना पॉजिटिव होगी। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम्हें वर्क न पूछ कर हीट पूछ ले। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबल जो वर्क है वो न पूछ कर तुम्हें पूछ ले उसमें हीट कितनी होगी, तो हीट उतनी आएगी जितना वर्क है, क्योंकि हीट का कोई फॉर्मूला थोड़ी अलग से, भाई हीट का तो फॉर्मूला है नहीं, हमें निकालना क्या पड़ेगा, वर्क की निकालना पड़ेगा। अब आइसोथर्मल कह रहा है तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, इसलिए वैल्यू तो उतनी आएगी, वर्क की है उतनी हीट की होगी, बट पॉजिटिव होगी। समझ गए मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां, तो ये ध्यान में रखना, ये सिर्फ पॉइंट्स है, हमें ये पहले से पता नहीं था भैया, हमें पहले से पता है, ये हम जानते हैं पूरी बात। एक्सपांशन में हमने पढ़ा है कि नेगेटिव वर्क होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, ये हमने पढ़ा है भाई। जो एक्सपांशन होगा वो क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है, सिस्टम ही तो धक्का मारा है, गैस ही तो धक्का मारी है पिस्टन की, तो वहां वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा, ये हमने पढ़ा है, हमें पता है। बस मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, उसी को एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। तो वहां अगर आपको वर्क न पूछे और उसमें क्या पूछ ले, हीट पूछ ले, तो वहां ध्यान रखना वैल्यू उतनी आएगी, बट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वो इसके थ्रू आएगी। प्लॉट यूज करते हुए चलना है, कभी भी तुमसे वर्क या हीट पूछी जाए तो वहां फ्लोट यूज करना, तुम्हें सीधा सीधा फ्लोट यूज करोगे, क्या बताओ मेरे को, और क्या यूज करोगे तुम वर्क के लिए, क्या फॉर्मूला यूज करोगे। अगर तुम्हें हीट और वर्क दोनों में रिलेशन पूछे, कंपेयर करवाए, तो फिर दोनों कहां आते हैं, फ्लोट में आते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस क्यू, यही तो होता है भाई। तो वहीं से तो कंपेयर करोगे, और तुम कोई नया फॉर्मूला थोड़ा लोगे हीट के लिए, कि हीट के लिए कोई नया फॉर्मूला उठा के लाओगे वहां से, कहीं से नहीं आएगा नया, यही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्लोट क्या है, समझ गए, मतलब मैं उसी को रख रहा हूं, सारी बातें उसी में कनेक्ट कर रहा हूं, फ्लोट में ही। तो ये ध्यान रखना, तुमसे पूछा जाए इरिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क में हीट, समझ गए, दोनों बातें आ गई है। दोनों देखो मैंने कहा था दोनों बाउंड्री फंक्शन होती हैं, याद करो। लेकिन इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल के अंदर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बट हाँ अपोजिट साइन, समझ गए होंगे, ये ध्यान में रखना। प्रॉब्लम किसी को, उतारो फटाक से। उतार लिया, कोई बहुत बालक बता रहे हैं ना। पहले पॉइंट डालो तुम, लिखने का तरीका जिसे तुम ध्यान में रही थोड़ा सा, इसमें लिखो, ये तो हेडिंग तो डाल दी, उसमें लिखो
वर्क कैलकुलेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पॉइंट डालो, वर्क कैलकुलेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, डाल ली हेडिंग। हाँ, अब उसके नीचे लिखो पहला पॉइंट, इररिवर्सिबल वर्क, ऐसे अनुत्क्रमणीय कार्य, इररिवर्सिबल वर्क लिख दिया होगा। और इररिवर्सिबल वर्क का ये फॉर्मूला लिख लो, ये रहा, ये तुम जानते हो पहले से पता है कि रिवर्सिबल का फॉर्मूला ये होता, हमें पता है क्योंकि इरिवर्सिबल समझ गए ना, एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होता बेटा, इसलिए मैंने लिखा माइनस पी एक्सटी डेल्टा वी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, वही तो फॉर्मूला है, यहाँ कोई अलग थोड़ा लिखा मैंने। और ये आ गया हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल जानते हैं ना, एक ही मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो एक ही स्टेप में काम होगा पूरा, इसलिए लिखा है मैंने, ये एक स्टेप वाला है, ये सिंगल स्टेप वाला। फिर तुम उसमें लिखो वर्क डन बाय सिस्टम, और उसके ब्रैकेट में लिख लो एक्सपांसन, वर्क डन बाय सिस्टम, उसके ब्रैकेट में लिख दो एक्सपांसन वर्क, और उसमें ये लिख लो फाइनल। ज्यादा होता है इनिशियल, ये बात मैंने पहले भी करवाई थी, मैंने उसी को लिखा है दोबारा से, बस केवल हीट का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट दोबारा रिवाइज करवाया है। इसमें तो इतनी वो ज्यादा हमारे पास कोई माता बच्ची वाली बात नहीं थी, इसलिए लिखा दिया मैंने ये। और यदि मैं कंप्रेशन की बात करूं बेटा, कंप्रेशन समझ गए ना, अब काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, मतलब ये क्या निकला, इसका मतलब है वर्क डन ऑन सिस्टम, ये बात हो रही है। और ये जब बात होती है तो तुम्हें बता रखा है कि जो वॉल्यूम होता है फाइनल वो कम होता है किससे, इनिशियल से। तो यहां वही बात पूरी की पूरी, फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा, तो माइनस वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, इसलिए यहां पर जो वर्क होगा W वो पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव वर्क आता तो जो हीट होती है वो क्या आएगी, नेगेटिव। वेरी गुड, समझ गए होंगे, मतलब इनका मीन अब समझना। हीट पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, मैंने लिखवाया था फ्लोट में, बिल्कुल याद आया होगा। अरे हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सिस्टम द्वारा हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ये हुआ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। याद आया होगा तुम्हें, मैंने यही तो कहा था, जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वहां हीट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये लिखवाया था फ्लोट में, मैंने वो 4 पॉइंट लिखवाए थे शुरू में, याद आए होंगे, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं। और यहां इधर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है रिलीज कर रहा है कौन, सिस्टम, तो फिर गेन कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, समझ गए होंगे। तो यहां लिख देना आप हीट रिलीज बाय सिस्टम, या फिर लिख लो हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, एक ही बात है, दोनों बातें लिख लेना चलो मतलब इसमें मेन बात तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि वर्क और हीट का साइन क्या आएगा। फॉर्मूला तो ये है ही कि हमारे पास है, इतना ही तो है, और क्या है, फॉर्मूला तो बना हुआ पहले से ही, जो हमें पता है इरिवर्सिबल के लिए फिक्स एक ही फॉर्मूला, यही यूज होता है, और कोई यूज ही नहीं होता। इरिवर्सिबल के लिए यही फॉर्मूला है वर्क के लिए। अब अगर हीट पूछ ले तुमसे, बता दिया मैंने, बस वो जरूर ध्यान रखना कि एक्सपांसन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, उसका विशेष ख्याल रखना है।
क्वेश्चन में बाकायदा तुम्हें दिखेगा, वहां वैल्यू आएगी, बाकायदा दिखेगी क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा तुम्हें। अभी क्वेश्चन करेंगे, नो टेंशन, एक बार मैं पहले पढ़ा दूं इसको। चलो आगे निकले। चलिए जी, देखो मैंने अभी कहा था अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, ये मान लो मैंने कह दिया P, ये कह दिया मैंने V, आपको तो पता अच्छी तरह, ये होगा हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबको पता है, PV बॉयल्स रूल फॉलो करते हैं, तो वही बनना है। अभी मैंने क्या कहा, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, यही तो बोला। और अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर ले लूं मैं, तो यहां तो देखो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया ऊपर, तो एक कांस्टेंट हम मान लो यहाँ जो वॉल्यूम है ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग अपन कांस्टेंट प्रेशर अप्रोक्सीमेट बराबर सी ले लें, ये हो गया। ये मतलब अपना क्या हो गया, एक कांस्टेंट प्रेशर ले लिया मैंने फिक्स। तो इस टाइम पर इसका यहां और ये आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक का जो एरिया, एरिया अंडर द कर्व दिख गया होगा। ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं W इररिवर्सिबल, ये इररिवर्सिबल वर्क है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहा हूं यार। किस पे ले रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट नहीं करूं तब तो अलग होगा। भाई मैंने यहां क्या कर दिया, एक प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कांस्टेंट, अगर अपन ने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वहां पर जो आपको दिख रहा एरिया उस कर्व में, वो ही क्या होगा, उसका इररिवर्सिबल वर्क होगा। अब ये तुम्हें ध्यान में रखना कितना है, क्योंकि अभी मैं कंपेयर कराऊंगा रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों में, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए उसका। समझ गए? आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं है इसको, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है तो आप, क्योंकि मैंने देखो यहां तक बढ़ाया ना, ये आप थोड़ा सा इसका स्लोप अगर यहां तक देते तो ये यहां तक आ जाता, मतलब होता कांस्टेंट के इक्वली। समझ गए मेरी बात को? ये ध्यान में रखना है। अब यदि मान लो मैं, ये तो हो गया हमारा इरिवर्सिबल की बात कर रहे थे हम, वो अगर मैं रिवर्सिबल लूं तो आपको बेटा मैंने बता रखा है, मैं बात कर रहा हूं अब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल की बात करूं मैं तो तुम्हें अच्छी तरह पता है, मैंने बोला था याद करो, क्या बात बोली थी मेरी वाली बातें याद करो आप, मल्टी स्टेप, याद आया होगा। मल्टी स्टेप होने का मतलब हुआ P एक्सटर्नल अप्रोक्सीमेट P गैस, यार दोनों बराबरी तो थे, तभी तो वो यूं चल रहा था मल्टी स्टेप में। मतलब वर्क मान लो सपोज करो ऊपर से प्रेशर पड़ा इतना हुआ, फिर गैस लगाएगी थोड़ा सा यूं, तो हर स्टेप में मतलब उसका वर्क होगा। तो अब यार हर स्टेप का वर्क होगा तो हर स्टेप का वर्क देखना पड़ेगा हमें, तो भाई वहां तो एक स्टेप का वर्क था, एक स्टेप का वो हमने निकाल लिया, यहां तो बहुत सारी स्टेप होंगी, और बहुत सारी अगर स्टेप का वर्क फाइंड आउट करें तो यार उसका तो अलग अलग स्टेप का वर्क हो गया। अब मैथ में जब हम बहुत सारी स्टेप आती है और उनका वर्क फाइंड आउट करते तो इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो तुम्हें इंटीग्रेशन कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, लेकिन मैं थोड़ा समझा दूं तुम्हें ध्यान में रहे, बाकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्या, -2.303 एनआरटी log V2/V1 या V फाइनल बाई V1, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन करे पूरा, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा समझ लेना, क्योंकि अपने पास कई बातें आती हैं इसलिए पता होना चाहिए। देखो अपने को पता है वर्क क्या होता है, अभी बात की थी मैंने, वर्क बराबर लिखा था माइनस, लिखा था अपने P डेल्टा V, और P को अपन ने क्या किया था, एक्सटर्नल किया था, अपना फॉर्मूला P डेल्टा V था, यही तो था अब क्योंकि ये तो मल्टी स्टेप हो गया, अगर मैं यहां पर W क्या लिखूं, रिवर्सिबल,
तो मल्टी स्टेप होती है, अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन वही इनिशियल से फाइनल तक लेके जाएंगे, किसको, वॉल्यूम को। वॉल्यूम के थ्रू कर लूं, मान लो तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, v इनिशियल v फाइनल। समझ गए। अभी मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं, माइनस तो है p एक्सटर्नल डेल्टा v, ये लिख दिया मैंने। अब हमारे पास ऐसा आता है कि सर आप इंटीग्रेशन तो करे हो v फाइनल से इनिशियल तक लिखा p, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणित वाले भाई साहब होंगे वो तो फिर पूरा रास्ता ही बिगाड़ देंगे। इसलिए क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूं, p एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, w रिवर्सिबल बराबर माइनस, इसकी जगह में वो तो है ही v इनिशियल v फाइनल, और p एक्सटर्नल की जगह p गैस भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखा हुआ ये रहा, इसलिए लिख दिया मैंने। और यहां भी मैं क्या कर सकता हूं, पहले से लिखा हुआ डेल्टा वी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पी गैस तुम्हें तो पता ही है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा है खूब बार लगातार, इसलिए आपको पता है पी बराबर एनआरटी बाई वी, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा है जी। समझ गए। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, मतलब डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस, ये तो आपका v इनिशियल और v फाइनल, और इसकी जगह मैं लिख दूं एन आर टी बाई वी डेल्टा वी, और ये एन आर टी बाई वी अब इधर ले लो तो ऑटोमेटिक ही तुम्हें पता चल जाएगा। अब तो आपके पास क्या आएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू ये माइनस एन आर टी, क्योंकि वही ये गैस चेंज थोड़ी हो गई, उसी में तो कर रहे हैं अपन, तो एन तो कांस्टेंट रहेगा, वहां फिक्स है, वो तो हमने उसको चेंज थोड़ी किया है भाई, नंबर ऑफ मोल गैस के तो फिक्स ही है, आर तो जन्मजात कांस्टेंट होता है, समझ गए, और टी कांस्टेंट है ही, आइसोथर्मल है इसलिए। तो आपके पास में ये कांस्टेंट और ये वी इनिशियल और वी फाइनल, और ये अपना क्या बच गया, 1/v और डेल्टा वी। समझ गए क्या अब तो, हाँ, इसलिए मैंने ये इतनी स्टेप बताई है सारी, और इन सब का अगर मैं इसका करूंगा तो हमारे पास में एक पूरी इक्वेशन बनती है यहां से। दूसरी बात और सुनो अब, आपको अगर देखो माइनस एनआरटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस एनआरटी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसका अगर अपन करेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन आती है, यहां पर यहां लिख देता हूं मैं दूसरे कलर से, जिसे तुम्हें ध्यान में रहे कि हाँ ये कलर सर ने उधर से इधर लिया था, तब लिया था, डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस, मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं उसको चेंज करके, क्योंकि मैं पहले लिखूंगा एल एन में, फिर एल एन को लोग 10 बेस में लूंगा, तो क्यों लिखूं ऐसा, तो मैं डायरेक्ट 10 बेस में लेके लिखता हूं, 10 बेस में लूंगा तो कितना आएगा, 2.303 आएगा जी, इसलिए माइनस तो है ही, 2.303 आएगा ही, एनआरटी पहले से है ही, और वो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लोग आएगा ही, हमें पता है, नेचुरल लोग लेंगे ना एल एन, तो लोग तो आएगा ही, इसलिए क्या आएगा, लोग बेस 10 में v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये आपका रिवर्सिबल वर्क आ गया। आपको यही याद रखना है, ये फालतू की राजनीति याद नहीं करनी, समझ गए। ये तो मैंने समझाने के लिए बताई पूरी राजनीति इतनी, आपको ये याद रखना मेन, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से करना हमें, और हमें यही लगाना है, हमें कोई डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा, तुम्हें ये थोड़ी कहेगा इसकी बीच वाली स्टेप बताइए कौन सी है, ऐसा तो कभी पूछेगा नहीं, आपको लाइफ में कभी नहीं आना ऐसा, इसलिए आपको तो ये ध्यान रखना। हाँ, अब इसमें समझना बहुत सारी बातें, ये जरूर है, अब सुनना एक एक बात। तुम अच्छी तरह जानते हो कि v फाइनल v इनिशियल लिखा हुआ है, तो मैं आपने पढ़ा बेटा pv बराबर कांस्टेंट होता है, आपने ये पढ़ा है p फाइनल v फाइनल बराबर p इनिशियल v इनिशियल, ये पढ़ा तुम लोगों ने खूब बार। बोले सर ये क्या लिख दिया, ये वही लिखा p1 v1 बराबर p2 v2, वो लिखा होगा अपन ने पहले, हाँ, तो मैंने तभी तो बोला था कि बेटा बहुत जगह काम आएगा, स्टेटोमीटर आ रहा है ना, हाँ, इसीलिए तो तुम लोगों ने फायदा हुआ, वो 5 क्लास जो ली है स्टेटोमीटर की, हट गया हटने दो, लेकिन अब कितना फायदा होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी था वो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तुम्हें पता चल गया होगा, v फाइनल बाई v इनिशियल अपॉन p इनिशियल अपॉन p फाइनल आएगा, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूं, यहां एक नया फॉर्मूला और बना दूं,
क्या बना दूं इसकी जगह, W रिवर्सिबल बराबर -2.303 NRT लोग बेस 10 में, P इनिशियल आएगा अब अपॉन P फाइनल आएगा। मतलब क्योंकि तुम्हें पता है V2/V1 बराबर P1/P2 होता है, नहीं लिखते आप लोग ऐसा, P1V1 बराबर P2V2, तो आप लिखते हो ना V2/V1 बराबर P1/P2, मैंने यही तो लिखा है, ये V फाइनल V इनिशियल, तो फिर P इनिशियल P फाइनल, ये ना मैंने इसकी जगह बस ये लिख दिया उल्टा, मतलब V2/V1 है तो P1/P2 होना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स रूल, P बढ़ेगा V घटेगा, हाइपरबोला वही तो, और क्या है ना। हाँ समझदार हो। अभी दो फॉर्मूले, ये दो ही काम के हैं, लेकिन मैं अभी और बताऊंगा, कई काम के तो दो ही हैं लेकिन मैं और बताऊंगा, अभी इच्छा हो गई और बताने की। पानी नहीं है क्या आज, है क्या इधर, लिख लो पहले। बच गया नहीं तो टूट जाए हाथ, और अगर हाथ टूट जाए, यही तो काम का है? पता चला अभी सिलेबस ही वाइंड अप नहीं हुआ बालकों का, है? हाँ बेटा पिक्चर लिखा था क्या तुम लोगों ने, पिक्चर लिख लिया ना, हाँ ठीक यार इसको पास में करने तो नहीं, दोबारा दूंगा। हाँ अब सही है रिवर्सिबल वर्क की हेडिंग डाल लो और ये उतार लो फटाक से, हाँ फटाक से उतारना बेटा ना। दो फॉर्मूले मेन है, ये दोनों याद रखने हमें, बस सबसे बड़ी बात यही है। ये रिवर्सिबल वर्क के लिए यूज होता है, इरिवर्सिबल के लिए तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आइसोथर्मल वर्क हो कभी भी, तो वहां दो वर्क हमने पढ़े हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। लोग वाला रिवर्सिबल में आता है, याद रखना है, और एक्सटर्नल नाम आ जाए लिखा हुआ तो तुम समझ जाना कि वो इरिवर्सिबल है। समझ गए ना, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ऐसा आ जाए, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो तुम समझ जाना कि बंदा इरिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा है। मतलब तुम्हें वहां लोग वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तुम वहां भी कभी लोग वाला लगा दो कि सर ने बोला था, सर ने तो ये भी बोला था कि भैया कांस्टेंट प्रेशर दिख जाए तो इरिवर्सिबल यूज करना है, और जब कांस्टेंट प्रेशर नहीं दिखे तब तुम्हें ये यूज करना है। दोनों बातें याद रखनी है। मैंने जो बात बोली है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं दुनिया में। दोबारा सुनना, अगर क्वेश्चन में एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ आ जाए, बाह्य नियत दाब, नियत दाब क्या हो, मतलब बाह्य दाब क्या हो, नियत कांस्टेंट, ये कह रहा हूं मैं, एट एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा हूं मैं कांस्टेंट, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना, इरिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा वो, मतलब -P एक्सटर्नल डेल्टा V, वो फॉर्मूला यूज करना है। और जब ये नहीं आए लिखा हुआ तो तुम समझ जाना बंदा रिवर्सिबल की बात कर रहा है, वहां लोग वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? हाँ तो कंफ्यूज मत होना भाई, ये दो ही बातें बताई मैंने, बहुत सस्ती और मोटे तौर पे, इससे सस्ता तरीका कोई भी नहीं है, बहुत इजी तरीका है ये यूज करने के लिए आइडेंटिफाई क्वेश्चन को। चलूं आगे? अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज और समझना, ग्राफ जो तुम्हारे पास बना हुआ है, दूसरे ग्राफ में समझा देता हूं मैं।
कई बार क्या होता है, तुम्हें मान लो सपोज करो कोई गैस दे दे और उस गैस में तुम्हें ऐसे बोल दे, ध्यान देना, कि इतने प्रेशर से इतने प्रेशर तक या इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम तक, ऐसे कह दे, और वहां कोई नामो निशान ही नहीं हो गैस की इतने मोल काम आ रहे हैं, इतने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ऐसा कोई नाम ही नहीं हो, तो वहां ध्यान रखना ये एनआरटी की जगह अपन फिर चेंज करेंगे। ये तो मेन फॉर्मूले क्वेश्चन 90% ही नहीं पे आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें 10% देखने को जिनमें ये एनआरटी का जिक्र नहीं होता है कई बार, इसलिए वहां ध्यान रखना। चलूं, अभी अपन ने क्या इक्वेशन लिखी, ये लिखी W रिवर्सिबल बराबर -2.303 एनआरटी log V2 या V फाइनल बाई V इनिशियल लिखा था ऐसा, या फिर P इनिशियल बाई P फाइनल, दोनों एक ही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तब यूज करना है जब तुम्हें गैस में क्या दे दे, ऐसे बोल दे 2 मोल गैस, 3 मोल गैस, ऐसे 1 मोल गैस, मोल आएगा ना वहां, इसलिए। लेकिन अगर नहीं दे और कह दे इतने से इतने प्रेशर तक या इतने से इतने वॉल्यूम तक, तब अपन मारे जाएं फिर। इसलिए हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो आप तो सभी जानते हो यार, बताने की जरूरत नहीं है। पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, अभी तो बात हुई थी। इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी बात है यहाँ एक, क्योंकि आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी का मतलब, क्योंकि एनआरटी तो सेम है, तो आप अच्छी तरह जानते हो। अभी अभी लिखा था हमने P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल लिखा था अभी, इसलिए आपको इनमें से एक वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ, मतलब वही W रिवर्सिबल बराबर -2.303 कोई भी एक, जैसे तुम लोगों ने लिख दिया P इनिशियल V इनिशियल, और सेम वही बात लोग जो है वो तो एज इट इज लिखना है V इनिशियल, समझ गए। सोच रहे सर पीर वी, मान लो आपको कह दे कि सर आपने ये कर दिया, अगर ऐसा नहीं हो फाइनल वैल्यू तब, तो यार पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल के बराबरी तो है भाई, ये दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल हैं, इसलिए वो तो एक ही बात है। यहाँ मैं अगर फाइनल लिखूंगा तो फाइनल लिख, तो मना कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही हैं वो तो, इसलिए। तो ये ध्यान रखना, हमें उस कंडीशन में फॉलो करना है जब तुम्हें गैस के लिए नंबर ऑफ मोल नहीं दे, प्रेशर वॉल्यूम की बात कर ले अगला, तब। तो ये भी लिख लो आप। हाँ, मतलब क्योंकि ये लिखा नहीं है ना, दोनों बराबर ही हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स रूल। नेक्स्ट, अभी अपनी बात तो ये थी बेटा कि अगर मैं मान लो मैंने कह दिया ये प्रेशर था अभी थोड़ी देर पहले और ये वॉल्यूम है, और हमने इस तरह बनाया था हाइपरबोला, अभी मैंने कहा था कि बेटा अगर मैं इररिवर्सिबल की बात कर रहा था तो तुम्हारा वर्क ये आ रहा था, ये था, यही तो था। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल कर रहे हैं। जब रिवर्सिबल होगा तो मल्टी स्टेप में होगा, तो इनिशियल से फाइनल चाहे मैं प्रेशर को ले लूं चाहे वॉल्यूम को ले लूं, अगर मैं वॉल्यूम लूंगा तो ये आ गया, नहीं आएगा, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अगर मैं ये लूंगा तो ये आ गया, तो एक ही बात है। मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां जो हम ये बात कर रहे हैं, ये वाला, ये जो एरिया और आ गया इसके अंदर, ये इसमें जुड़ गया ना भाई, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है कौन, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो पूरा ही तो करेगा,
जबकि इरिवर्सिबल क्या था, ओनली ये वाला, इतना ही तो था। तो ज्यादा वर्क कौन सा हुआ, रिवर्सिबल वर्क। ऐसे कंपेयर करवाते हैं कई बार, तो याद रखना बेटा, जब भी कभी कंपेयर करवाए, कंपेयर वाले क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना डब्लू कौन, रिवर्सिबल, ये ज्यादा होता है, ध्यान रखना डब्लू इरिवर्सिबल से। ये हमेशा याद रखने की बात है। कभी भी अगर तुमसे कंपेयर करवाए आइसोथर्मल वर्क में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क के बारे में, तो रिवर्सिबल वर्क मल्टी स्टेप वर्क होता है, इसलिए ऑलवेज ज्यादा रहेगा। किससे, इरिवर्सिबल से, क्योंकि वो तो इरिवर्सिबल तो एक ही स्टेप का वर्क है। तो वैसे अपन सोच के ही बता सकते हैं कि ज्यादा होगा रिवर्सिबल वाला, क्योंकि वो तो बार बार स्टेप का वर्क होगा, तो वो तो जुड़ेगा, इसलिए। तो वहां हमेशा याद रखना है रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने बोला अभी मल्टी स्टेप का, इसका मतलब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, डब्लू, मान लो तुम्हें बोल दे 1 स्टेप, डब्लू 2 स्टेप, डब्लू 3 स्टेप, और नेक्स्ट और भी दे दे। तो वहां अगर तुम्हें वर्क पूछे स्टेप के बारे में, तो हमें तो पता अभी कहा था कि एक स्टेप का तो सबसे कम होगा, मल्टी स्टेप में कंटिन्यू बढ़ेंगे तो और ज्यादा होता जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये स्टेप एक स्टेप होगी, तो वो तो एक स्टेप का वर्क तो हमें पता है कौन हो गया, अरे इरिवर्सिबल हो गया। और जैसे स्टेप बढ़ गई तो फिर रिवर्सिबल होना स्टार्ट हो गया, तो कंटिन्यू बढ़ेगा ये। तो जितनी ज्यादा स्टेप बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टेप जितनी ज्यादा चलेगी, वैसे वैसे क्या होगा, वर्क बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। लिख लो ये तुम दर्शा देना इसको, ये वर्क कौन सा है, डब्लू रिवर्सिबल, और ये वाला वर्क डब्लू इरिवर्सिबल, दोनों अलग अलग। पूरे में हाँ कंप्लीट कवर होगा, एरिया है ना वो पूरा अंडर द कर्व कंप्लीट, रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल भी आ गया, उसको कवर करते हुए पूरा, इसलिए ज्यादा होगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से, पूछूं, ये हो गया, नहीं इसको लिखो पहले, बाद में पूछता हूं, पहले इसको लिखो। हाँ कौन सा बेटा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और आगे 4 5, जितने स्टेप लोगे तुम लोग उतना वर्क बढ़ेगा। नेक्स्ट कितने भी स्टेप ले सकते हो, मल्टी स्टेप, आगे मल्टी स्टेप हो गई आगे, तो वर्क उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा उसका। भाई सिंगल स्टेप में किया गया वर्क होता वो कम होगा, और मल्टी स्टेप में किया गया वर्क ज्यादा होगा, ये हमेशा। क्योंकि मैंने बताया ना बेटा कि एक स्टेप का तो तुरंत हो गया, लेकिन एक धीरे धीरे हो ऐसे, तो वो तो भी जुड़ेगा वर्क, हर स्टेप का वर्क काउंट करेंगे अपन, समझ गए। तो ध्यान में रखना इसको, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, इसमें टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। टर्मिनोलॉजी जब तक समझ में नहीं आएगी थर्मो नहीं आने वाली है, और ये टर्मिनोलॉजी तभी आएगी जब तुम क्वेश्चन करोगे। तुम्हें डीपीपी मिली कि नहीं थर्मो की, अरे यार उनको लिख के कभी भेज दी, बोलता हूं मैं आज, जबकि मैंने सोचा कि मिल गई होगी, तो तुम किससे करते हो क्वेश्चन सोल्व फिर,
अच्छा मॉड्यूल से कर रहे हो, चलो मॉड्यूल तो करो और बाकी डीपीपी करवाता हूँ मैं। मैंने जब जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन उसमें मैसेज डाल दिया था कि भैया ड्रॉपर हिंदी मीडियम को डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट, फिर भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, करता हूँ बात आज। मैं तो सुबह मिल गई होगी, आपने बोला ही नहीं मुझे ये बात, बोले आपने पूछी ही नहीं। मैं क्यों पूछूंगा यार, मैंने सोचा भाई मेरा काम था लिख के भेजना, मैंने सोचा भेज दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करना उनका काम है, तो तुम्हें नहीं मिलती, मुझे बोलना चाहिए था कि सर हमारे पास नहीं आई। कोई बात नहीं, नो टेंशन। हाँ बेटा मैं ये पूछ रहा था, इधर ध्यान देना है बेटा। बोलो बेटा, क्या कह रही हो सुमन? अरे बोल दे। डीपीपी कोने आई? किसकी? थर्मो की? हाँ नहीं वो तो अब पता चला ना मुझे, वो तो मुझे अब पता चला ना बेटा। भाई वो तो मुझे पता नहीं था पहले, नहीं तो मैं करवा देता। हाँ बेटा ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान देना। आपको ये कह दिया ए स्टेप है, ये बी स्टेप है, ये सी स्टेप है, ये डी स्टेप है, अरे वाह पूरा ही मिट गया, क्या बात है। कोई बात नहीं, तुम समझना ये और ये। ये मैंने दे दी यहां पर कौन सी, ए बी सी डी ई, ये स्टेप दे दी मैंने। तुम्हें ये पूछा है ए बी, बी सी, बी ई और बी डी कौन से प्रोसेस हैं? मैं पूछूंगा वही बताएगा, अपने मन में रखो आंसर, आंसर अपने मन में। हाँ बेटा तू बोलना, मुझे ये बता, मैं पूछूंगा वही बताएगी। तू मुझे बता बीडी जो है ये वाला, ये कौन सा है प्रोसेस? बीडी कोई नहीं बोलेगा। बीडी प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, साइक्लिक है, एडियाबेटिक है। 5 प्रोसेस होते हैं ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसो एडियाबेटिक और साइक्लिक। इनमें से ये बीडी कौन सा है? ये वाला कोई नहीं बोलेगा। अरे बेटा ये पढ़ा दिया, बैठ जा। हाँ बेटा तू बता बीडी कौन सा है? नहीं बताओगे? एडियाबेटिक हो गया, अच्छा। हाँ सुमन तू बोल कौन सा? आइसोथर्मल है। हाँ भाई तू बता कौन सा है जी? आइसोथर्मल है, अच्छा। हाँ बेटा जय तू बता कौन सा बीडी? हाँ आइसोथर्मल, बैठो। हाँ बेटा तू बता बेटा बीडी कौन सा है? हाँ वेरी गुड, रीजन तो बताओ यार, तुम सीधा ही बोल रहे हो आइसोथर्मल, क्या रीजन बताना फिर। हाँ ऐसे बोलो तो, फिर तुमने बोला ही नहीं। बैठ जा, थैंक यू। अच्छा ग्राफ पूछा तो रीजन बताना चाहिए था ना कि सर ये रीजन है इसका। अच्छा मौका नहीं दिया बोलने का, अच्छा कोई बात नहीं। देखो आप लोगों को सभी को मैंने ये बातें पढ़ा दी, मैंने ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया तुम्हें। अरे यार इसमें इतना सरमाया मत करो, मैंने तुम लोगों को बोला था बेटा कि ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन है, इसे तो जाती हुई लाइन है, और ये पीवी लाइन में ये जो लाइन जा रही थी ऐसे अपन लाइन खींची थी,
पीवी बॉयल्स रूलर वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? टी कांस्टेंट को, याद आया होगा। और टी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, इसलिए क्या होगा? आइसोथर्मल। मैं कह रहा हूं, धन्यवाद तुम लोगों ने बताया आंसर, अच्छी बात है। हाँ बोलो बेटा। क्या? हाँ मैंने क्या बताया? नहीं मैंने क्या, अरे बिल्कुल 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 गलत 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 है तुम लोगों का, सही बात, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने क्या, अच्छा मैंने वी लिख दिया यहाँ ना। 1/v है यहाँ, क्या है? 1/v, पी और 1/v में ग्राफ है ये, मैंने वी लिख दिया था ना। हाँ धन्यवाद, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ अब आइसोथर्मल हो गया, सबको पता है। अगर मैं इसके अंदर, ध्यान देना, ए बी पूछूं या दिख गया होगा यार, ये तो पी कांस्टेंट आ रहा है, तो ए बी कहां गया? ये रहा, कौन सा ये? आइसोबारिक है। और यदि मैं इस ग्राफ के अंदर ये पूछूं, हैं जी, बहुत जोर से चिल्ला रहे हो यार। मैं ये बोल रहा हूं कि बी से सी के अंदर क्या बन रहा है, कैसे, जरा एक्सप्लेन कीजिए। हैं? बताइए जरा। कौन बताएगा ये कौन सा ग्राफ है भाई? बी और सी है? बोलो, ये कौन हंस रहा है भाई? बहुत जोर से हंस रहा है यार, बड़ी खुशी मिल रही है। है बेटा? अरे ये मैं पूछ रहा हूँ बी और सी, ये अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं, लेकिन बता दूं मैं तुम्हें। अभी अपन पढ़ेंगे एडियाबेटिक वर्क, पढ़ेंगे ना आगे, एडियाबेटिक वर्क पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा ये अपना एडियाबेटिक वर्क के अंदर। तो वहां जो स्लोप बनता है ना इसका एडियाबेटिक वर्क का, आप बता रहे हो सही है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं अपन ने, अगला अपना वर्क वही आएगा एडियाबेटिक। तो यहाँ जो स्लोप बनेगा एडियाबेटिक का, पीवी इक्वल टू गामा, उसके इक्वल बनता है, बताऊंगा आगे आएगा, अभी नहीं। उस टाइम ये वर्क यूज होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये एडियाबेटिक होता, ध्यान रखना। और अगर मैं इसी को चेंज कर देता, मान लो यहाँ ये नहीं लिखता, कहाँ गया वो, ये रहा, ये हटा दूं यहाँ से, अरे ये पूरा हट गया, अरे मैं वी लिखता ऐसे, अब तुम्हें पता है कौन होगा ये? आइसोथर्मल हो गया, समझ गए? तो डिपेंड करता है कि यहाँ वी है या 1/v है उसके ऊपर। और यदि मैं, चलो अब इसको मैं उठा रहा हूं एक बार, है जी, है जी, v हो तब, किसकी बात कर रहे हो? ओनली फॉर ये v हो तब केवल हम इस वर्क की बात करें। ये देखो वर्क इसमें अपन, क्योंकि यहां तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा है कि इस कर्व के अंदर अगर अपन बात करें, देखो अपना ये कर्व हो गया, ये p है और ये v है और ये हो गया। अब ये अगर अपन बात करते तो यहां तुम्हें पता है इसमें अपन ने क्या देखा, ये अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट था। अरे कहीं का एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। हाँ वो एनआरटी बोलते एक ही बात है। हाँ समझ गए? अब पीवी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको अच्छी तरह पी को मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा वी उतना क्या होगा? कम होगा। अरे यही तो हुआ। तो इसका मतलब यहां एक तरह से पी और वी दोनों के लिए, यहां अगर मैं दोनों का, अगर मैं ये देखूं यहां पे, ये ले लिया मैंने, मान लो यहां मैंने पी बढ़ा दिया, सपोज करो इसके लिए पी को मैंने ये फिक्स कर दिया, यहां ये पी मैंने फिक्स कर दिया यहां पर इस पोजीशन पे। तो अगर मैं इस पोजीशन के लिए वी को देखूंगा, क्योंकि पी तो बढ़ रहा है, तो वी तो क्या आएगा? कम आएगा। वी कम आने का मतलब वी तो इधर जाएगा। अब वो इधर किस साइड में कितना जा रहा है ये हमें पता नहीं अभी तक, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है भाई, यहां ये कितना जा रहा है उसकी वैल्यू नहीं, हम बता नहीं सकते।
अपने पास में जो अंडर द कर्व ये जो आ रहा है एरिया, इस एरिया का जो कर्व जो एरिया आएगा, इसका जो हमारे पास में वर्क आएगा वो इस पूरे का वर्क होगा, और वो जो वर्क आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, हम एडियाबेटिक के अंदर ही आएगा, वो भी बताऊंगा अभी, वो भी इससे नहीं निकलेगा, वो अलग तरीका होता है जिसमें अपन पीवी इज इक्वल टू गामा लिखते हैं, फिर लिखेंगे टीवी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, उससे निकलेगा वो, बताऊंगा आगे, अभी आगे आएगा ये। पढ़ा हुआ तो होगा आपका थोड़ा बहुत तो ये, या नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं। हालांकि ये जेई में पूछते हैं ऐसे ग्राफ, आपके नीट में नहीं आते, आपके नीट में क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बेटा। चलो अब कर लोगे इसमें तो ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछे ये बीई पीवी, ये वी ओनली बोर, बिल्कुल ओके जी। हाँ अब ध्यान देना भाई, अपनी बात हो गई यहां तक। अब मैं अगला इसमें पहले एक बार, चलो पहले क्वेश्चन करवा दूं, कुछ क्वेश्चन उसके बाद बात करेंगे अपन। क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी, देखो क्या आ रहा है, वैक्यूम आ रहा है। ये करवाया था क्या मैंने या नहीं करवाया? ये क्वेश्चन करवा दिया था है? अच्छा मैंने ऐसे बताया होगा, प्री एक्सपांसन पढ़ाया था उस टाइम, बताया होगा। प्री एक्सपांसन हो गया क्या? अरे मुक्त प्रसरण हिंदी में। हाँ। मैंने कहा था बेटा कि पी एक्सटर्नल हमेशा 0 होता है वैक्यूम में, इसलिए जो वर्क होगा वो भी 0 आएगा। तो 0 है क्या कहीं लिखा हुआ? ये रहा, लिख लो फटाक से, हिंदी लिखो। आदर्श गैस के 3 मोल को वैक्यूम में प्रसारित किया जाए, आदर्श गैस के 3 मोल को किसमें किया जाए? वैक्यूम या निर्वात में। निर्वात लिख लो भाई, शुद्ध हिंदी है ना। प्रसारित किया जाए, एक्सपेंडेड का मतलब होता प्रसारित करना, प्रसारित किया जाए तो कार्य किया गया कार्य होगा 0 होगा, वैक्यूम आ गया इसलिए। अगला क्वेश्चन, बस सीधा 0 लिखो, नीचे आंसर, इनको क्यों लिख रहे इतना, सीधा लिखो वैक्यूम, वैक्यूम के डैश करके नीचे लिख लो 0, क्योंकि वहां लिख लेना, ये हिंट दे देना पी एक्सनल 0 तो डब्ल्यू 0, बस कहानी खत्म। ये तो ऑप्शन आ गया इसमें इसलिए। अगला है, हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, एक फाइंड डेल्टा यू ए सिस्टम एब्जॉर्ब 1 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। ये तो कर लोगे यार, ये करवाया भी था है ना, ये करवा दिया था, मुझे याद आ गया, करवाया था ना। अरे मैंने वो चेंज किया था, वो क्वेश्चन है ये, हाँ जिसका आंसर चेंज हुआ था। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं, नीट का क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें। अरे ये बीच बीच में आ जाती है। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो, नीट 2017 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं होने वाला। पहली बात तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए समझ में। क्या कह रहा है, ए गैस इज अलाउड, एक गैस है, क्या कह रही है, एक्सपेंड इनटू वेल इंसुलेटेड कंटेनर। एक नाम आ रहा है, देखो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटेड आ रहा है, इंसुलेटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड, विलगित, समझ गए हैं जी? हाँ वही तो कह रहा, कंटेनर अगेंस्ट एक कांस्टेंट, देखो नाम आ गया, मैंने जो बात बोली थी, क्या, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने बोला था ना बेटा, अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए तो तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए इररिवर्सिबल वर्क होगा। फिर कह रहा है ओप 2.5, ये फिक्स दे दिया कि 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये फिक्स है, मतलब इतना। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, आपको डेल्टा यू पूछा है, ऑफ द गैस इन जूल, और जूल में पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा यू डायरेक्ट थोड़ी आएगा, समझ गए? हाँ। अब तुम्हें तो पता है, आराम से करो, कितना होगा? अच्छा लिखो, हाँ एक गैस नियत बाह्य दाब, नियत बाह्य दाब जो 2.5 वायुमंडलीय दाब है, मतलब 2.5 है, ऐसे लिखना, एटमॉस्फेरिक है, 2.5 एटमॉस्फेरिक है, को को इंसुलेटेड कंटेनर में प्रसारित किया जाए, को इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड याद रखना तुम तो नाम इसका है ना, हाँ, इंसुलेटेड कंटेनर में प्रसारित किया जाए तो आयतन 2.5 लीटर से 4.5 लीटर हो जाता है। आयतन कितना हो जाएगा? 2.5 लीटर से कितना हो रहा है? 4.5 ही हो रहा है ना, हाँ, 2.5 से 4.5 लीटर हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जूल में क्या होगा? है पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी अभी निकालूंगा भाई। बताओ कितना आया है जी? अभी कर दे, सबका यही आ रहा है, -500। अभी देख लेते हैं, आपको तो ये तो पता ही, यहां से W इज इक्वल टू क्या करोगे? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो W इज इक्वल टू कितना आया? -P कितना है? 2.5 एटमोस्फेरिक है, ध्यान रखना, और इंटू डेल्टा V निकालो, कितना आया? 4.5 से 2.5 कितना है? 2, तो -2.5 इंटू 2, ये लीटर एटमोस्फियर आ गया। अब मतलब कितना आया? -5 लीटर एटमोस्फियर। और तुम्हें पता है 1 लीटर एटमोस्फियर में 101 पॉइंट समथिंग होता है अप्रोक्सीमेट, अपन लिखे तो इसको 101 लिख सकते हैं जूल। लेकिन याद रखना, मैंने बोला था अगर तुम्हारे पास कहीं इर्द गिर्द वैल्यू नहीं घूमे तब तो आप इसको 100 मान सकते थे, लेकिन अब हम 100 नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 500 और 505 आ रही है दोनों, इसलिए हमें इसको 101 मान के चलना पड़ेगा। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू वही, समझ गए? इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा? यहां इसको देख लो, 101 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 505 जूल, समझ गए? कोई दिक्कत थोड़ी। अरे ये इंसुलेटेड में जो वर्क होता है वही तो डेल्टा यू होगा, तो कितना आएगा? हाँ, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। चलो आगे, फटाफट लिखो। -505 जूल आएगा इसका आंसर। हाँ,
अगर मान लो यहाँ 600 जूल होता, सपोज करो, तब हमारा आंसर 500 जूल जाता फिर, क्योंकि इसको हम अप्रोक्सीमेट भी 100 मान के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101.3, ये होती है एग्जैक्ट तो। लेकिन इसको हम 1 लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में अप्रोक्सीमेट 100 मान के चलते हैं ऐसे। लेकिन वो तभी मानेंगे हम जब इर्द गिर्द वैल्यू नहीं घूमे। अगर ऑप्शन में इर्द गिर्द वैल्यू घूम रही है, 5-10 का ही फर्क आ रहा है, तो फिर तुम 101 की मानोगे भैया, ये ध्यान रख के चलना है। 2017 का क्वेश्चन है नीट का। चलो एक क्वेश्चन और देखिए। क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड, ये भी AIPMT नीट का ही क्वेश्चन है 2012 का। हाँ, वो पहले नीट नहीं लगा करती थी, AIPMT के नाम से हुआ करती थी उस टाइम के 12 में। 13 में आई थी नीट, फिर 2 साल फिर बंद हो गई, फिर 15 से स्टार्ट हुई दोबारा से, ऐसे थी। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, वाटर के लिए दे रखा है। वाष्पीकरण की एंथैल्पी दे रही है कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी है मोल पर, हाँ किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100। तो आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, वेपोराइजेशन वाटर का वेपोराइजेशन होगा उसके लिए कितने पे? 100 डिग्री पे, यही पूछा ना। अरे तुम्हें एकदम सिंपल सी बात इंटरनल पूछी है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है। देखो ध्यान दो, डेल्टा वेपोराइजेशन H, ये तुम्हें कितनी दी हुई है? 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दी हुई है। मतलब डेल्टा H दे दी कहने का मतलब। और तुम्हें तो यार बता रखा है क्या कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT, ऐसा बता रखा है। और जब ऐसा बता रखा है तो तुम आराम से कर सकते हो। क्या इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है 40.66 बराबर डेल्टा U तुम्हें फाइंड आउट करना है, और प्लस डेल्टा N। कैसे करोगे? क्या लिखा? वेपोराइजेशन, इसका मतलब वाटर है, वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, तो भैया तुम लिखोगे H2O लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है? H2O गैस में। तो जब ये गैस में चेंज होगा, इधर नहीं आ रहा है, इधर ही जा रहा है वेपोराइजेशन, तो यही तो हुआ। और ये इसका दे रखा है तुम्हें, तो कितना दिया हुआ है? अभी लिखी थी अपने 40 पॉइंट समथिंग एंथैल्पी। इधर के लिए नहीं बोल रहा, इधर के लिए बोल रहा है। तो अपने को दिख रहा है यहाँ, इधर जाएगा तब तो क्या होगा? समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात और बोली थी मैंने, इसको क्या बोलते हैं अपन इधर? गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, ध्यान रखना। तो कंडेंसेशन के लिए नहीं बोल रहा तुम्हें, वेपोराइजेशन के लिए बोल रहा है, लिक्विड टू गैस। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे अपन? सेम वही, देखो आपको डेल्टा N गैस ये फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो गैस के लिए तो है ही है कि प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। रिएक्टेंट तो क्या है? लिक्विड है, इसलिए यूज होगा नहीं। कितना? 1 ही है, तो 1 आ गया, ये लो। तो यहां क्या आएगा? 1 इंटू R की वैल्यू। देखो अब ध्यान देना, तुम्हें यहां किलो जूल में दी हुई है, तो इसको भी किलो जूल में ले लो, या फिर इसको चेंज कर लो, जूल में कर लो इसको। भाई एक को तो करना पड़ेगा, जो किलो जूल है उसको या तो जूल में करो। आंसर किस में दिया हुआ तुम्हें? इन किलो जूल ही, तो भैया इसको ही किलो जूल में कर लेना। समझ गए? क्या करोगे? जूल वाली वैल्यू लेनी है 8.31, समझ गए? किलो लिखूंगा तो कितना करूंगा? समझ गए होंगे? अरे जूल को किलो मतलब अपन किस में करेंगे? किलो में। तो किलो में करेंगे तो क्या करेंगे? उसको -3 करेंगे, न कि मैं वापस उसको चेंज कर रहा हूं। ध्यान में आ गया क्या? हाँ, मैंने लिखा 3, बोले हाँ। बहुत से बच्चों के आंसर बोले हाँ, ये भी नहीं देखते किसमें किसको चेंज कर रहे हैं। टी कितना था? कहीं है क्या? कहां गया? 100, ये रहा। समझ गए? कितना लिखोगे? 373 केल्विन। तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, इसको सोल्व करके उधर कर देना माइनस में, ये आपकी वैल्यू जितनी आएगी वो देख लेना कितनी आ रही है। प्लस में वो तो देखना पड़ेगा तुम्हें किस में आएगी, करो देगा फटाफट।
ये डेल्टा यू आ जाएगा यहां से। है अच्छा हिंदी लिखाऊं क्यों सुनिए, लिखो फटाफट लिखो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए वाष्पीकरण ऊष्मा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए वाष्पीकरण ऊष्मा 40.66 किलो जूल पर मोल है। 40.66 किलो जूल पर मोल है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए, जल की वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? आप क्या मान रहे हो? वाटर वेपर को आइडियल गैस। तभी तो अपन ने डेल्टा एनजी किया वहां पे, नहीं तो क्यों करते? अरे यार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते भाई, कहाँ गया वो? टूल्स में आएगा क्या? इसमें आएगा मैथ। कहाँ गया? ये रहा। हाँ देखो कितना आ रहा है, 373। 373 मल्टीप्लाई कितना है जी? 8.3। 8.31 बराबर 3090। कितना आ रहा है? 3099, सॉरी अप्रोक्सीमेट लिख लो कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 की पावर कितनी है? 3 -3 ये है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया क्या? हाँ तो 10 की पावर -3 बटा 1000 कर दो नीचे, तो ये कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा यार? ये भी बातें बतानी पड़ती हैं। ये क्या है? 10 की पावर -3, इसको 1000 नहीं करूंगा नीचे, तो कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 मान लो तो अप्रोक्सीमेट 36 के लगभग आएगा, 36-37 के लगभग। देखो कहां से ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। नहीं समझे? 40 में से माइनस करोगे ना ये इधर जाएगा तो यार। और मैं कौन सी कोई लैंग्वेज गुजराती थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। हैं? अच्छा ये लो, इसकी वैल्यू आ रही है 3.09 और उसको अपन 40.66 में से माइनस करेंगे तो देख लो कितना बचता है, लगभग 37 के लगभग बचेगा अप्रोक्सीमेट। ये रहा, प्लस में आएगा ना, क्योंकि वो इधर आते माइनस में होगा तो 40 प्लस का है ही, तो 40 में से वो माइनस में 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो ये आएगी वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन। चलूं आगे? ये कल पढ़ाई थी ना, वो है उसके ऊपर ही एंथैल्पी वाला क्वेश्चन करवाया था। तभी तो बोलता हूं क्वेश्चन आराम से होंगे, बस तुम लोग जो पढ़ाता हूं उसको ध्यान से सुनिए, अलग कुछ नहीं है भैया, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी, अभी 10-1 मिनट हो रहे हैं। बेटा अगर किसी को पता नहीं चला तो आराम से देखिए, दोबारा से कुछ देखे कि क्या हो रहा है। डेल्टा एन की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है यहाँ पर? 1, क्योंकि यहाँ देखो ये लिक्विड और ये गैस है,
तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड से गैस में तो चेंज हुआ तो अपन मोल किसके लेते हैं, डेल्टा एन के लिए प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और वो भी किस फॉर्म में, गैसेस में, तो गैस ही लेंगे अपन। समझ गए क्या हुआ है? हाँ। कहाँ पे, कैसे भाई? नहीं, 2 डिजिट तक ही मानते हैं हम। किसकी बात कर रहे हो? जैसे ये कितना आया, 8.31 ऐसे कह रहे हो, इंटू 373 ऐसे कह रहे हो, और इंटू 10⁻³ का मतलब मैं यहां से यूं करके यूं लगा दूं 1000। अब मुझे पता नहीं, वो तो तुम करके देखो। मैंने कहा 8.31 को 373 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी तो किया था हमने, कितना आया था, 3099 आया था। भाई अगर मैं 373 को 8.31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3099 आएगा, अप्रोक्सीमेट इतना आता है। अब अगर मैं इसमें 1000 का भाग दूंगा तो अपने पास में 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा। अब क्या कह रहे हो मुझे समझाइए जरा, मैं समझा नहीं आपकी बात। आ गया अच्छा, कैलकुलेटर किया था बेटा अपन ने तो यूज, मैंने खुद ने तो किया ही नहीं, मतलब मैंने, हाँ मैं खुद करता तब तो मानता है कहीं कोई काटा पीटी में गड़बड़ हो गई। कैलकुलेटर था ये, तो कैलकुलेटर से की हुई कैलकुलेशन है ना। नहीं, इसका रियल में आंसर फर्स्ट ही है, एग्जाम में आया हुआ मुझे पता है। वो तो मैं बताता नहीं तुम्हें पहले, मुझे तो पता था पहले बार, क्या पता था मुझे 505 था, वो तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मैंने कहा एक बार करने दो। पता है मुझे आंसर तक, क्योंकि कई बार करवा दिए तो यार यही क्वेश्चन आते हैं बार बार घूम घूम के, इसलिए जो पिछली बार पढ़े हुए थे बालक उनको पता रहे ये क्वेश्चन पिछली बार भी करवाया था अरे पिछली बार भी करवाया था थर्मो में, देखो तुम्हारी नोटबुक करवा रखा है मैंने, मेरे को याद है यही क्वेश्चन था, सेम डिट्टो। और मुझे याद है 37 पर समथिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रही है ये, और बता दूं मैं आपको, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेटा भी चेंज नहीं है। एनसीईआरटी निकालो फटाक से, बताऊं मैं कहां है, निकालो एनसीईआरटी। हाँ बेटा मुझे देना, मैं बताऊं, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन में तभी तुम लोगों से बोलता हूं, तुम है ना एनसीईआरटी को सोल्व किया करो बेटा। अब तुम हो कि एनसीईआरटी सोल्व नहीं करते हो। ये रहा एग्जाम्पल 6.5, ये रहा पूरा क्वेश्चन, और फर्स्ट में 1 मोल जल को 1 बार 1000 डिग्री से वाष्पीकृत किया जाए, ये पूछा है। तो ये रहा आंसर 37.09, जो भी है यार अप्रोक्सीमेट 37 पॉइंट समथिंग आया है वो इसमें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डेटा भी चेंज नहीं है, इसलिए बोलता हूं मैं, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करवाया, तभी तो बोला मैंने कि मुझे सपना थोड़ी है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये रटे गए माइंड में क्वेश्चन खूब बार, यही बार बार खूब बार, हर बार एक साल के अंदर कितने बेचे जो तुमने सब में, 11वीं में टारगेट में इंग्लिश हिंदी ड्रॉप पर प्लान क्या क्या है यार। हाँ और क्या, उस बेच में इस बेच में है ना लगातार, इसलिए पद छप गए। अब चलो आगे चलते। है 25/3 कर दो तो मना कौन कर रहा है? हाँ इंटू 10⁻³ तो लिखना ही पड़ेगा, कर दो, मना कौन कर रहा है? उससे भी आंसर यही आएगा, चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि वो तभी तो वैल्यू बताई थी मैंने 25/3, वो कारण यही था। वो भी कर दो, वो तो मेरे पास कैलकुलेटर था इसलिए मैंने वो रख दी वैल्यू, नहीं तो मैं 25/3 ही रखता। अगर उस बोर्ड में पढ़ाते थे अपन तो उस बोर्ड में तो मैं 25/3 रखता था, क्योंकि वो सिंपल था काटा पीटी करने में, इसलिए। अब यहां तो कैलकुलेटर है यार। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन।
देखो एडियाबेटिक कह रहा पहली बात तो, और वैक्यूम भी बोल रहा है, फ्री एक्सपांसन। तो देखो वैक्यूम कहने का मतलब तुम समझ गए होंगे, पी एक्सटर्नल जीरो मतलब डब्ल्यू जीरो, और एडियाबेटिक कह रहा है तो क्यू जीरो, और जब ये दोनों जीरो तो डेल्टा यू जीरो। समझ गए? और डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी अपने आप ही जीरो हो गया। मेरा मीन समझे क्या बोला? क्योंकि तुम जानते हो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो एडियाबेटिक के लिए जीरो ये हो गया, और प्री एक्सपांसन के लिए जीरो ये हो गया, तो ये भी तो इन दोनों के कारण जीरो हो गया। और जब ये जीरो, इसका मतलब ये टेम्परेचर फंक्शन है, तो डेल्टा टी भी क्या आएगा? जीरो। इसलिए ऐसा ऑप्शन देखो तीनों में जीरो है जी, है ना सिंपल। और ये नीट का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन बताओ, लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअली। अब जिसको यही पता नहीं हो प्री एक्सपांसन है भाई, जिसको ये पता नहीं हो प्री एक्सपांसन, मुक्त प्रसरण, ऐसा वर्ड कभी जिंदगी में सुना ही नहीं हो है, वो थोड़ी कर देगा इस क्वेश्चन को। इसलिए क्योंकि मुक्त प्रसरण से ही तो डब्ल्यू जीरो हुआ। जिसने है जी, हाँ लिख लो, सीधी सीधी लिखो, मुक्त आदर्श गैस के मुक्त प्रसरण के लिए, आदर्श गैस के मुक्त प्रसरण के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प है, और ब्रैकेट में लिख लो रुद्धोष्म में शर्तों के साथ। रुद्धोष्म शर्त है, ये कंडीशन है, मतलब अंडर लिखा हुआ ना, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, रुद्धोष्म शर्तों के साथ है ये बात। लिख लिया होगा? अरे रुद्धोष्म शर्तों के साथ क्या कह रहा है ये? आदर्श गैस का मुक्त प्रसरण हो रहा है, ये कह रहा है। तो वहां पर इनमें से कौन सा सत्य कथन है? इनमें कोई सत्य पूछा तुम्हें, विकल्प कौन सा है? और ये मैंने इसका पूरा बायोडाटा दे दिया है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला था ना कि जब तक तुम्हें वर्ड्स का पता नहीं होगा क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। मतलब इसमें पूरी वोकैबुलरी की कहानी है, पूरी वोकैबुलरी, एक एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ आइसोथर्मल, कहाँ आइसोबारिक, कहाँ आइडियाबेटिक, क्या हो रहा है, हर पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, तब क्वेश्चन के अंदर घुसोगे तुम। बस इसमें ये सिर्फ वोकैबुलरी का खेल है, थर्मो में और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है भाई। वोकैबुलरी जिस बंदे के समझ में आ गई, थर्मो आ गई, मान लो उसके 4 क्वेश्चन राइट हो गए। इस बार 4 क्वेश्चन मान लेना थर्मो में से पक्के ही, कोई रोकने वाला ही नहीं है, याद रखना। क्योंकि इसका भाई हट गया स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें 2 आते थे, इसमें 3 आते हैं, तो 5 हो गए। मैं 5 नहीं बोल रहा, मैं 4 ही बोल रहा हूं। तो मान लेना 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, 20 नंबर। मैंने बोला मैं 20 बोलता हूं, 16 नहीं बोलता, है ना। चलो आगे, चलिए तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे यार, आराम से करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, मतलब नॉट स्टेट। देखो लिख लिया करो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो तुम ऐसे नॉट स्टेट फंक्शन का मतलब तुम्हें पूछा पाथ फंक्शन पूछा है। नॉट स्टेट फंक्शन का मतलब क्या पूछा है? पाथ फंक्शन। समझ गए? वर्क हीट होता है, तो वर्क हीट देखो कहां है, कह के गई ये रहा, ये रहा, ये रहा। बोले सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो दोनों किसके बराबर? डेल्टा यू, जो स्टेट फंक्शन होता है। सोच रहे हैं सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़ी है, और ये कौन होती है? स्टेट फंक्शन होती है, इसलिए दोनों नहीं है। तो कौन हुई है? सेकंड थर्ड कोई है क्या कहीं? सेकंड थर्ड है, हाँ ये रहा डी, सेकंड थर्ड। ये भी पीवाई क्यू है, देखो AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, फिर समझो।
मैं कह रहा हूं इसमें ये पूछा नोट स्टेट फंक्शन, मतलब पाथ फंक्शन पूछा है। और पाथ फंक्शन दुनिया में 3 ही होते हैं, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। तो हीट तुम्हें दिख गई क्यू, ये रही, तुम्हें वर्क दिख गया ये रहा, तो ये 2 तो पक्के हैं। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन और बच रहे हैं, उनको और देख लो थोड़ा सा। क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर होता है फर्स्ट लो, याद आया होगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू कौन होता है? स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए वो तो स्टेट हो गया। फिर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू और डब्ल्यू अलग अलग हो तब तो पाथ है, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू तो डेल्टा यू हो गया, तो वो तो स्टेट हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा एक और देखो, H माइनस एस डेल्टा एस टी, ये अपने को पता है ये कौन है? गिब्स एल्म वोल्टेज इक्वेशन। अभी आगे आएगी ये, थर्मो के अंदर ही लास्ट में जब एंट्रोपी पढ़ेंगे अपन, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, वहां आएगा ये इक्वेशन, तब आपको पता चलेगा। तो वहां डेल्टा जी मैंने लिखाई थी बेटा, याद करो, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, समझ गए, डेल्टा यू, ये सब एनर्जी कौन होती है? स्टेट फंक्शन होती है। ये मेरा पॉइंट लिखा रखा है मैंने बाकायदा। अरे तुम चैप्टर पूरा नहीं होगा उससे पहले सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, मस्त रही है। लेकिन बस तुम यही है कि तुम धीरे धीरे चलते रहिए साथ। चलूं आगे? द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांसन, देखो वर्ड समझो, एक्सपांसन हो रहा है। अभी अभी कहा था गैस धक्का मारी है, और क्या कह रहा है? परम वॉल्यूम 4 से 6, मतलब बढ़ गया धक्का मारे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, समझ गए? अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, गजब की बात कि इरिवर्सिबल वर्क हो गया। वो मत लगा देना, कौन सा? हाँ, लोग वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये कह रहा है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो तुम्हें तो पता ही है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये लो जी, बस आंसर आ गया। जूल में पूछा है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, वो लीटर है, समझ गए ना? हाँ, और क्या दिया हुआ है? हाँ, ये भी तो दिया हुआ 3, ये रहा 3, तो कितना हुआ? 4, 2, 2 का 2 3 6, 6 6 को मल्टीप्लाई करो 108, 608 आ गया क्या? ये रहा आंसर। अरे 101 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। आ गया। ये भी क्वेश्चन 2004 का है ना? है जी, हिंदी लिखो फटाफट। लिखो, 3 वायुमंडलीय नियत दाब पर, 3 वायुमंडलीय नियत दाब पर, 3 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ ना, 3 वायुमंडलीय नियत दाब पर एक गैस के प्रसार होने से, एक गैस के प्रसार होने से उसका आयतन 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब होता है। आयतन कितना हो जाता है? 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? ये लो भैया, इसका कितना था? 3, और ये दोनों का कितना आया? 6 माइनस 4, तो कितना आया? माइनस के 3 इंटू 2 लीटर एटमोस्फियर आ गया, माइनस के 6 इंटू 101, माइनस के 607 के लगभग आएगा अप्रोक्सीमेट जूल। 607 है नहीं तो 608 दिया हुआ है, ठीक है ना? बाकी फिर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा बेटा कि एक गैस 3 वायुमंडलीय दाब पर या 3 वायुमंडलीय बाह्य नियत दाब पर एक गैस का प्रसार होने से उसका आयतन 4 से 6 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। प्रसार होगा तो आयतन कितना होगा? 4 से 6 डेसीमीटर क्यूब। तो किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछा है।
वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस। कल पढ़ेंगे अपन हीट कैपेसिटी, उसके बाद एडियाबेटिक वर्क।